नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम आज यूरोप में राष्ट्रवाद इसी चैप्टर को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद जो है एक भावना है, एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद क्या है? अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें कि राष्ट्रवाद क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक विचारधारा है। क्या है? विचारधारा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक लोगों के मन में जो भावना रहती है वो भी है। तो राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। इसको समझते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद जो है एक विचारधारा है, एक भावना है जो किसी विशेष, यानी कि अगर हम किसी क्षेत्र की बात करते हैं या फिर किसी देश की बात करते हैं, तो उस देश के जो भी एरिया है, यानी कि उसका भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ जो भी सांस्कृतिक होते हैं या फिर वहाँ के जो भी सामाजिक परिवेश है, यानी कि सांस्कृतिक दृष्टि से या फिर सामाजिक दृष्टि से जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों में एकता का कारण बनती है। यानी कि क्या बनाती है? एक यूनिटी बनाती है। और जब पूरे देश के लोग एकजुट हो जाते हैं तो किसी भी बुराई के प्रति क्या होते हैं? क्रांति कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में राष्ट्रवाद फैले था अंग्रेजों के खिलाफ। ऐसा ही यूरोप में भी राष्ट्रवाद हुआ था। इसके जस्ट पहले हम थोड़ा सा पहले जाते हैं तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है और वहीं से फ्रांस के लोगों में क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है और उसी का प्रभाव जो है पूरे यूरोप में पड़ता है। तो उसी का प्रभाव हम देखते हैं कि यूरोप में भी जब 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, उसके बाद नेपोलियन का भी थोड़ा बहुत आक्रमण होता है। ये क्या करते हैं? इटली को जो पहले कई 100 राज्यों में विभक्त था, उसको नेपोलियन ने अपने अभियानों के द्वारा उसको मात्र 39 राज्यों का संघ बना दिया। जो पहले कई 100 राज्यों में विभक्त था छोटे छोटे, वहाँ पर सामंती व्यवस्था थी। तो सामंत में छोटे छोटे राजा होते हैं, वो अपने क्षेत्र को क्या करते हैं? वहाँ की जो भी शासन व्यवस्था है उसको देखते हैं, टैक्स वगैरह वसूलते हैं और लोगों पर राज करते हैं। तो बहुत सारे कई 100 राज्यों में विभक्त था, जिसको नेपोलियन ने मात्र 39 राज्यों में विभक्त क्या समेट दिया। इससे क्या हुआ कि लोगों में एकजुटता का और राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ।
इसके पहले हम देखते हैं जो नेपोलियन था उसी ने जर्मनी हो गया या फिर इटली हो गया, उन राज्यों को जो भौगोलिक नाम था, जो भौगोलिक दृष्टि थी, उसको क्या किया, पूरे विश्व स्तर पर फैला दी। यानी कि इटली हो गया या फिर जर्मनी हो गया, एकीकरण की बात चल रही थी कि इसको क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि लोगों के मन में क्या करे, राष्ट्रवाद की भावना बनाए और पूरे देश के लोग एक हो और कहे कि हम क्या करेंगे, एक देश बनाएंगे। लेकिन नेपोलियन जो है सबसे बड़ा कारण बना राष्ट्रवाद फैलाने का, और यहीं से शुरुआत होती है इटली हो गया या फिर जर्मनी हो गया एकीकरण की। एकीकरण क्या होता है, पूरे देश में जितने भी राज्य हैं छोटे छोटे, वो सबको मिला करके एक देश बना देना। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो आज़ादी के समय भारत भी 300 से ऊपर राज्यों में विभक्त था। यहाँ भी 300-350 राजा थे, लेकिन उनको क्या किया गया, धीरे धीरे समेट करके कितना लाया गया, तो एक देश बनाया गया भारत। अभी कितने राज्य हैं, तो लगभग 28 राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एकीकरण किया गया और मात्र 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए। वैसे ही जर्मनी में भी क्या हुआ और इटली में एकीकरण हुआ, जिसको हम लोग देखते हैं। तो जब नेपोलियन का पतन हो जाता है, नेपोलियन अपना अभियान करते करते इटली पहुंचा और इटली में जब उसकी हार होती है तो वहां से वो चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1815 ईस्वी के आसपास, 1815 ईस्वी के आसपास ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जिसका नाम था वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन होता है। कहाँ होता है, वियना में एक सम्मेलन होता है जिसको वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। कब होता है, ये होता है 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन होता है। और इसका जो मेज़बानी है वो ऑस्ट्रिया के एक चांसलर थे जिसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक कौन थे, तो ये थे ऑस्ट्रिया के चांसलर। इन्होंने ही मेज़बानी किया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, मेटरनिक थे। इन्होंने ही क्या किया था, इस वियना सम्मेलन का मेज़बानी किया था। लेकिन एक और बात बता दें, मेटरनिक जो था वो एक प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा शासक था, यह था एक प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी क्या होता है, किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देना, यानी कि अगर कोई क्रांति हो रहा है या फिर कोई बात हो रहा है तुरंत उस पर एक्शन ले लेना, यही प्रतिक्रियावादी विचारधारा कहलाता है। तो ये बहुत ही क्या था, एक प्रतिक्रियावादी विचारधारा का था। और जो व्यक्ति प्रतिक्रियावादी विचारधारा के होते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं। तो वैसा ही हुआ। जो सम्मेलन हुआ था इसका मुख्य कारण ये था कि अगर इटली का एकीकरण हो तो वो क्या हो, इसी के मेज़बानी में हो। किसके, मेटरनिक के मेज़बानी में हो, ऑस्ट्रिया के ही मेज़बानी में हो। और ये भी कहा गया कि यूरोपीय जितनी भी शक्तियां हैं वो क्या करेंगी, मिल कर के काम करेगी और पूरे यूरोप में शांति और संतुलन को स्थापित करेगी। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो शांति स्थापित करने का
मुख्य श्रेय जो है मेटरनिख अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो नेपोलियन के द्वारा युद्ध किया गया था तो शांति थोड़ा सा ख़त्म हो गया था। भले ही राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी, लेकिन थोड़ा सा असंतुलन हो गया था। ठीक है, वियना सम्मेलन की अगर हम बात करें तो जैसे ही वियना सम्मेलन होता है, जो भी नेपोलियन के आक्रमण हुए रहते हैं, जो भी लोगों के मन में थोड़ा सा नेपोलियन के प्रति आदर की भाव रहती है, वो भी उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और जब 1815 में वियना सम्मेलन होता है तो यहीं से क्या होती है, मेटरनिख युग की शुरुआत होती है। किस युग की शुरुआत होती है, मेटरनिख युग की शुरुआत होती है। कब से, 1815 से, क्योंकि मेटरनिख ही इसका नेतृत्व किया था। तो मेटरनिख सोचता है कि जो भी हो हमारे नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण हो और पूरे यूरोप के लोग क्या करें, नेपोलियन को भूल जाएं और हमको जानें। ठीक है, इसके लिए उसने क्या किया, जो भी इटली के छोटे छोटे प्रदेश थे उसको क्या कर दिया, आपस में बांट दिया। मेटरनिख जो है अपना प्रभुत्व स्थापित रखने के लिए जो भी इटली के प्रदेश थे उसको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। जैसे अगर हम बात करें तो सिसिली और नेपल्स जो प्रदेश था, कौन सा, सिसिली और नेपल्स, ये जो सिसिली और नेपल्स जो प्रदेश था इसको दे दिया गया बूर्बो राजवंश के जो सम्राट थे, बूर्बो वंश के जो सम्राट थे उनका नाम था फर्डिनेंड। ठीक है, तो ये क्या किया, सिसिली और नेपल्स को बूर्बो राजवंश के जो बूर्बो राजवंश के जो सम्राट थे उनका नाम था फर्डिनेंड, उनको दे दिया। और इसके अलावा जो रोम था, रोम और उसके आसपास का जो थे, रोम और आसपास का क्षेत्र जो था वो क्या कर दिया, वो पोप को सौंप दिया। किसको सौंप दिया, पोप को सौंप दिया। और जो लोम्बार्डी थी, लोम्बार्डी और वेनेसिया, लोम्बार्डी और वेनेसिया जो था, इस पर स्वयं जो है ऑस्ट्रिया अपना प्रभुत्व स्थापित रखा। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि सिसिली और नेपल्स जो है बूर्बो राजवंश के जो सम्राट हैं उनको फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो पोप को दे दिया। लोम्बार्डी और वेनेसिया का जो क्षेत्र था उस पर खुद ऑस्ट्रिया अपना प्रभुत्व स्थापित रखा। इसके अलावा परमा हो गया, मोडेना और टस्कनी। टस्कनी का जो प्रांत था वो क्या कर दिया, हैब्सबर्ग जो राजवंश था उनको दे दिया। इसके अलावा जो जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के जो राज्य थे,
जो जेनेवा और सार्डिनिया, ये क्या कर दिया गया, पिडमाउंट के राज्य में शामिल कर दिए गए। ये किस में शामिल कर दिया गया, पिडमाउंट, ये पिडमाउंट के राज्य में शामिल कर दिया गया। तो अब देख रहे हैं कि कैसे जो 1815 में जो वियना सम्मेलन होता है, मेटरनिख उसका मेज़बानी करता है और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसने क्या कर दिया, सिसिली और जो नेपल्स है वो बोर्बो राजवंश को दे दिया, रोम और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसको पोप को दे दिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया जो था वो खुद ऑस्ट्रिया जो है अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रख लिया, पार्मा और मोडेना, टस्कनी, ये सब जो जगह था ये क्या कर दिया, हैब्सबर्ग के जो राजवंश थे उसको दे दिया। इसके अलावा जेनेवा और सार्डिनिया जो था वो पिडमाउंट के राज्य में शामिल कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं जो भी थोड़ा बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी वो भी क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। और जर्मनी में मात्र 39 रियासतों का ही संघ कायम रहा और जो अभी हम बता रहे थे 39 राज्यों का संघ कायम रहा, उस पर अप्रत्यक्ष कहा जाए या फिर प्रत्यक्ष कहा, प्रत्यक्ष तो नहीं कहा जाएगा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसका शासन रहा, तो ऑस्ट्रिया का रहा। ऑस्ट्रिया जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये सब इधर उधर किया था। और अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें बुर्बो राजवंश को, तो इनको 2 राज्य मिल गया तो ये भी इसकी बात मानेंगे, ये पोप को दे दिया गया तो ये भी इसकी बात मानेंगे, और ऑस्ट्रिया इन दोनों पर अपना ही प्रभुत्व रखा। इसके अलावा हैब्स राजवंश जो थे या फिर पिडमाउंट थे, ये सब क्या थे, अप्रत्यक्ष रूप से मेटरनिख की बातों को मानते थे। इसलिए देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया जो है वही क्या कर रहा था, इस पर शासन कर रहा था। और ये भी मेटरनिख जो था ये भी हर संभव प्रयास कर रहा था कि लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो न पनपे, राष्ट्रवाद की भावना न पनपे, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना जैसे पनप जाएगी वैसे लोग क्या चाहेंगे कि फिर हम एकजुट हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं। आगे चेंज करते हैं। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में वियना व्यवस्था के तरह ही क्रांति के पूर्व की जो व्यवस्था थी उसको स्थापित करने के लिए क्या किया गया, बोर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया। और बोर्बो राजवंश आप लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, उससे आगे थोड़ा सा हम लोग इसमें देख रहे हैं। बोर्बो राजवंश जो इसके लुई 18वां जो थे ये क्या बने, फ्रांस के राजा बने। ठीक है, फ्रांस के राजा, ठीक है। लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लुई 16वां के शासनकाल में ही क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, क्योंकि उसमें उतना गुण नहीं था। उसकी पत्नी भी थी मेरी एंटोइनेट जो फिजूल खर्ची थी, बहुत सारे कारण थे। 175 सालों में कभी बैठक नहीं करा पाया था और अपने आसपास बस अपने ही वर्ग के लोगों को रखता था जिनको किसी से मतलब, शासन से मतलब था नहीं। तो उसी वंश का ये भी है लुई 18वां, ये क्या बना, फ्रांस का राजा बना। ठीक है, और फ्रांस में जो उस समय जो परिस्थिति जो बदल रही थी उसको थोड़ा बहुत इन्होंने समझा और
जो वहाँ की जो पुरातन व्यवस्था थी वो जनता पर नहीं थोपा। अगर पुरातन व्यवस्था ही थोप देता तब तो तुरंत ही क्रांति हो जाती, बहुत जल्दी ही लोग समझ जाते वहाँ की जनता कि इसके मन में, राजा के मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने परिस्थितियों को समझा और पुरातन व्यवस्था जो है उसको थोपने का प्रयास नहीं किया। क्या किए इन्होंने? तो इन्होंने वहाँ पर प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी, ये जो दोनों शक्तियाँ थी, प्रतिक्रियावादी, अभी हम देख रहे हैं कि मेटरनिख कैसा व्यक्ति था, तो वो प्रतिक्रियावादी था। आप किसी भी बात पर तुरंत अपना प्रतिक्रिया देते हैं तो इससे आपकी जो भी विचारधारा है वो पता चल जाती है और इसमें आपके हार होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी दोनों में इसने क्या किया? सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, और इसी उद्देश्य से इसने क्या किया? 2 जून 1814, ठीक है, 2 जून 1814 को इन्होंने एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, और यही घोषणा पत्र हम आगे देखेंगे कि 1848 तक चलता है। आगे हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश की गई, तो 1830 में भी क्रांति होता है और 1848 में भी क्रांति होता है। वो भी किसके शासनकाल में? जब इसके बाद जो चार्ल्स जो है, चार्ल्स 10वां जो है शासन राजा बनता है। ठीक है, तो इसके शासनकाल में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, पूरा नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन होता है और इसी के चलते हम देखते हैं कि 1830 ईस्वी की क्रांति हो जाती है। नहीं तो उसके पहले जो संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया था ये कैसा था? तो ये प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी दोनों का क्या था? सामंजस्य था। इसलिए हम देखते हैं कि ये 1814 से लेकर के 1830 तक चलता है बिना कोई परिवर्तन के, और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो 1830 में क्रांति हो जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 1830 ईस्वी की क्रांति। ये जो टॉपिक है वो है जुलाई 1830 की क्रांति। आखिर ये क्रांति क्यों होता है? देखिए, जब लुई 18वां जो था वो भले ही प्रतिक्रियावादी था, लेकिन वो क्या करता था? जो भी परिस्थितियाँ थी उसको समझबूझ अच्छे से थी। लेकिन उसके बाद जो है चार्ल्स 10 जो है वो शासक बना। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें चार्ल्स 10 के बारे में, तो यह क्या था? यह एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश और प्रतिक्रियावादी। अब एक बात समझिए, यहाँ पर निरंकुश क्या होता है? जिस पर कोई अंकुश
न लगा हो, यानी कि वो अपने मन का करता हो। और प्रतिक्रियावादी अभी हम बता रहे थे, कोई भी बात हो तुरंत उस पर क्या करना, अपनी प्रतिक्रिया देना, एक्शन के बदले रिएक्शन देना। तो ये इसके मन में चलता था, ये निरंकुश तो था ही, और छोटी सी भी घटना हो जाती तो तुरंत और अपना प्रतिक्रिया दे देता था। इसलिए इसके समय में फ्रांस में राष्ट्रीयता और जनतांत्रिक जो विचारधारा थी वो बढ़ने लगी। तो चार्ल्स 10 के समय में लोगों में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो बढ़ने लगी, और जब राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी, धीरे धीरे लोग जो है, जनता जो है, जुड़ने लगे। लेकिन चार्ल्स 10 जो था वो क्या किया, इसको दबाने का प्रयास करने लगा। क्योंकि जब राजा के प्रति जनता में एकता होती है, एकजुट होने लगते हैं, तो फिर वो राजा के लिए घातक हो जाती है। इसलिए इसने दबाने का प्रयास किया। और एक इसी के जैसा प्रतिक्रियावादी विचारधारा का एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोलिग्नेक। कौन था? पोलिग्नेक। इसी के जैसा यह भी क्या था, प्रतिक्रियावादी विचारधारा का था। ये भी कैसा था? तो प्रतिक्रियावादी विचारधारा का था। इसको क्या बना दिया? पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बना दिया। पोलिग्नेक को क्या बनाया? प्रधानमंत्री। किसने बनाया? तो चार्ल्स 10 ने। चार्ल्स 10 ने इसको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिए। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये भी कैसा है, ये भी प्रतिक्रियावादी विचारधारा का है, और ये जो पोलिग्नेक प्रधानमंत्री बना है ये भी प्रतिक्रियावादी विचारधारा का है। अब बताइए, अब दोनों जब प्रतिक्रियावादी विचारधारा का हो तो फिर तो जनता में आक्रोश होगा ही होगा। इसने क्या किया, जो लुई 18वां जो था उसने नागरिक जो संहिता बनाया था, नागरिक संहिता, यानी कि जो जनता के लिए जो कानून बनाया था, ठीक है, उसके स्थान पर इन्होंने क्या कर दिया, शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की। अभिजात वर्ग क्या होते हैं? जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं। भारत में तो जाति होती है, तो ऊंची जाति के लोग, अगर एक तरह समझा जाए तो ऊंची जाति के लोग, तो जो वहाँ पे ऊंचे वर्ग होते, तो ऊंचे वर्ग के जो लोग थे उनको क्या कर दिया, मिला करके अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी। क्या कर दी? अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी। ठीक है, अभिजात वर्ग की स्थापना की। यहाँ तक कि ये तो किया तो ठीक है, लेकिन उनको विशेष अधिकार भी दे दिया। क्या कर दिया? विशेष अधिकार दे दिया। देखिए, ये तो पहले तो दोनों प्रतिक्रियावादी विचारधारा के थे, उसके बाद से ये नागरिक संहिता हटा करके अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी। यहाँ तक कि इनको विशेष अधिकार भी दे दिया। और जो भी उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे, वो लोग अब इसको क्या कर दिए, अपने विरुद्ध इसको षड्यंत्र समझ लिए। क्या समझ लिए? षड्यंत्र समझ लिए। यानी कि जो उदारवादी विचारधारा, यानी कि जो जनता के प्रति सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, वैसे लोग, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये हमारे विरुद्ध क्या किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। क्योंकि नागरिक संहिता हटा दिया गया, अभिजात वर्ग की स्थापना की, उनको विशेष अधिकार भी दे दिया गया, और जो निम्न
वर्ग के जो लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं मिला। तो लोगों के मन में क्या हो गया, किसके प्रति, पोलिगने के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, असंतोष उत्पन्न हुआ और इसी असंतोष को इन्होंने, जनता ने प्रकट करना शुरू कर दिया। जब इस असंतोष को प्रकट करने के लिए लोग एकजुट हुए तो चार्ल्स 10 जो है वो क्या समझ रहा है कि हमारे विरुद्ध ये षड्यंत्र चल रहा है। क्या चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। और ये तो प्रतिक्रियावादी था ही, इसने क्या कर दिया, तुरंत उस पर अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। तो जब लोगों के मन में असंतोष उत्पन्न हुआ तो ये लोग सड़कों पर उतर आए और इनको ख़त्म करने के लिए चार्ल्स 10 जो है 25 जुलाई कब, 1830 को, 25 जुलाई 1830 को क्या करता है, 4 अध्यादेश जारी करता है। 1 2 नहीं, 4 अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश क्या होता है, एक तरह से कानून ही होता है। राजा के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है जिसमें दूसरे किसी की भागीदारी नहीं हो, उसी को अध्यादेश कहा जाता है। भारत में भी अध्यादेश जारी किए जाते हैं। अगर सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल के द्वारा राज्य में किया जाता है, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये अध्यादेश जो है 4 अध्यादेश जारी करता है और जितने भी उदार तत्व हैं, समझिए कि एक तरह से उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। गला घोटना यानी कि उदार तत्व, यानी कि जितने भी उदार विचारधारा के जो भी नागरिक संहिता में शामिल किए गए थे वो क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, एक तरह से गला घोट दिया, यानी कि उसको मार दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। ये कब हुई थी, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को हुआ था। अब जैसे ही ये जारी हुआ, मात्र 3 दिन बाद 28 जुलाई 1830 ईस्वी को पूरे जनता जो है वो क्या कर दिया, राजा के खिलाफ, पूरे फ्रांस में राजा के खिलाफ हो गई और एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। गृह युद्ध क्या होता है, जब पूरे देश में माहौल एकदम गड़बड़ हो जाता है, शासक के प्रति, राजा के प्रति, जब पूरी जनता जो है एकजुट हो जाती है तो वही जो है गृह युद्ध कहलाता है। तो ठीक वैसा ही हुआ। 28 जुलाई 1830 ईस्वी को हम देखते हैं कि पूरे फ्रांस में एकदम क्रांति की लहर दौड़ गई और गृह युद्ध आरंभ हो गया। जो गृह युद्ध 28 जुलाई 1830 ईस्वी को जो गृह युद्ध चला, इसी को कहा जाता है जुलाई 1830 की क्रांति। क्योंकि ये पुराने कैलेंडर के अनुसार हो रहा था। ये जून है, सॉरी, ये जो जुलाई हम लिखे हैं यहाँ पर ये जून है। अट्ठाईस जून को हुआ था। ये चूँकि पुराने कैलेंडर के अनुसार चल रहा था तो उस समय जून ही था, लेकिन नए कैलेंडर के अनुसार जुलाई हो गया। तो यही है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। और इस क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है,
पोलिगनेक हो गया, या फिर चार्ल्स 10। चार्ल्स 10 को क्या करना पड़ता है, गद्दी छोड़ करके भागना पड़ता है। चार्ल्स 10 जो है ये क्या करता है, गद्दी छोड़ करके भाग जाता है। कहाँ जाता है, तो ये जाता है इंग्लैंड। कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है। और फिर से जो है फ्रांस में बुर्बो वंश के जो शासन था उसका अंत हो जाता है। तो यही है 1830 ईस्वी की क्रांति। अगर हम इसको फिर से देखें तो इसका अगर चार्ल्स 10 जो है ये क्या बनता है, शासक बनता है। किसके बाद शासक बनता है, तो लुई 18वां के बाद शासक बनता है। लुई 18 जो है नागरिक संहिता के आधार पर शासन चलाता है, लेकिन जैसे चार्ल्स 10 जो है शासक बनता है, ये पोलिगनेक को क्या बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, और वो प्रतिक्रियावादी शासक है, ये भी प्रतिक्रियावादी शासक है। जब जनता जो है आवाज़ उठाती है इनके प्रति, तो इसने क्या करता कि ये जो नागरिक संहिता है उसके आधार पर, उसके जगह पर ये क्या कर दिया, अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी और उसको विशेष अधिकार भी दे दिया। इसको जनता ने क्या समझा, उदार तत्वों के प्रति समझिए कि एक तरह से गला घोंट दिया गया। ठीक है, गला घोंट दिया गया और लोगों ने क्या कर दिया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद चार्ल्स 10 जो है 4 अध्यादेश जारी करता है और 4 अध्यादेश जो है पूरा एक तरह से देखा जाए तो उदार तत्वों का गला घोंटने वाला था, जिसके प्रति जनता जो है अपना असंतोष व्यक्त करते हैं। और 25 जुलाई जो है 25 जुलाई को ये अध्यादेश जारी होता है और इससे कुछ दिन बाद यानी कि 28 तारीख को पूरा जनता जो है वो पूरे देश में एकदम युद्ध का माहौल बना देती है। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ के जो राजा हैं जिसका नाम है चार्ल्स 10, इनको गद्दी छोड़ करके भागना पड़ जाता है। चार्ल्स 10 को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ जाता है। और यहीं से हम देखते हैं कि 1830 ईस्वी की क्रांति जो है समाप्त होती है। अगर हम इसके परिणाम की बात करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, तो बुर्बो राजवंश जो था उसके स्थान पर आर्लेन्स वंश की स्थापना होती है। ठीक है, कौन सा वंश है, जो बुर्बो वंश है उसके स्थान पर आर्लेन्स वंश की स्थापना होती है। और इसका जो राजा है वो कौन बनता है, लुई फिलिप। लुई फिलिप जो है राजा बनता है। चूँकि यह वहाँ की जनता, पत्रकारों और जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, ठीक है, उदारवादियों के समर्थन से यह सत्ता प्राप्त किया। इसलिए इसका जो विचारधारा था वो कैसा था, उदारवादी। इसकी नीति जो कैसी होगी वो भी उदारवादी ही नीति होगी, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से यह राजा बना है, तो फिर इसके भी शासनकाल में ठीक ठाक चलता है। आगे हम लोग देखते हैं
आगे इसमें भी जब ये राजा बनते हैं उस समय तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। जो सिद्धांत है उसमें, उसके जो उद्देश्य हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, और फिर लोगों के मन में जो हम शुरू में कहे थे एकीकरण, एकीकरण की जो भावना थी फिर लोगों के मन में उठने लगी और आंदोलन होने लगे। क्या होने लगे? आंदोलन भी होने लगे। उसके बाद देखते हैं कि लुई फिलिप के खिलाफ भी आवाज़ उठने लगती है। इसके खिलाफ भी लुई फिलिप जो है आवाज़ उठने लगी। ठीक है, और यहीं से फिर एक और क्रांति का सूत्रपात हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं 1848 की क्रांति। 1848 की क्रांति, इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये 1848 ईस्वी की क्रांति जो है वो क्यों होता है। हम देखते हैं कि ये एक उदारवादी शासक है, जनता की बातों को समझता है, फिर भी क्यों होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यह राजा बना, अगर हम लुई फिलिप की बात करते हैं, यह कैसा था? उदारवादी शासक था। कैसा शासक था? उदारवादी शासक था। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ था इसमें, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। ठीक है, ये अपने विरोधी, यानी जो इनके विरोधी थे उनको खुश रखने के लिए इन्होंने एक नीति लाया जिसको कहा जाता है स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। मध्यम वर्गीय नीति। ठीक है, इसी का अवलंबन किया और इन्होंने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। किसको बनाया? गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। यही गलती वहाँ पर भी किया था। किसने किया था? तो चार्ल्स दस ने, उसने पोलिग्नेक को बनाया था और इसने किसको बना दिया? गीजो को बनाया। और गीजो जो है यह भी एक प्रतिक्रियावादी शासक है। जितने भी विरोध हम देख रहे हैं प्रतिक्रियावादी लोगों के खिलाफ ही देख रहे हैं, तो ये भी क्या था? यह भी एक प्रतिक्रियावादी विचारधारा का था। यह जितने भी सामाजिक, अगर देखें सामाजिक सुधार, सामाजिक हो गया, वैधानिक, आर्थिक, जितने भी सुधार थे क्या था? इसके विरुद्ध था। गीजो जो है न सामाजिक परिवर्तन चाहता था, न वैधानिक संवैधानिक परिवर्तन चाहता, न आर्थिक कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता था। और लुई फिलिप जो है, लुई फिलिप, ये जो है लुई फिलिप, ये अपने साथ कैसे लोगों को रखना पसंद करता था? तो पूंजीपति, पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे उन्हीं को अपने पास रखना चाहता था। ठीक है, भले ही उदारवादी विचारधारा का था, लेकिन पूंजीपति वर्ग के लोगों को अपने साथ रखता था। और जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, आप तो समझते ही हैं, पूंजीपति वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने बारे में, मुनाफा के बारे में ही सोचते हैं। तो यहाँ पर भी वही हाल था। जो भी लोग थे उनके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही कोई विदेश नीति थी। अगर हम सुधारात्मक बात करें तो बिल्कुल नहीं था। विदेश नीति
ये भी नहीं था। इनके पास ना कोई नीति थी, ना कोई सुधारात्मक कार्यक्रम था, कुछ नहीं था। और जब समाज में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, आर्थिक कोई सुधार कार्य नहीं किया जाएगा, तो जनता तो आक्रोश होगी ही नहीं, होगी ही, बिल्कुल होगी। और यही वजह हम देखते हैं कि इसके शासनकाल में भूखमरी आ जाती है। बताइए, सबसे बड़ी समस्या जो होती है भूखमरी होती है। भूखमरी आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है। और जनता में जब भूखमरी और बेरोजगारी की भावना, अगर बेरोजगारी आ जाए, भूखमरी आ जाए, तो फिर वो किसी का नहीं सुनती है, कुछ भी कर सकती है। यही वजह देखते हैं कि गीजो की आलोचना होने लगती है। किस लिए? क्योंकि उसको प्रधानमंत्री बनाया गया था सुधारात्मक कार्य करने के लिए, लेकिन उसके पास कोई था ही नहीं सुधारात्मक कार्य। संवैधानिक परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, आर्थिक परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते भूखमरी और बेरोजगारी आ गई। और गीजो के प्रति लोगों के मन में क्या होने लगी? असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी, लोग आलोचना करने लगे। और 22 फरवरी 1848 को, कब? 22 फरवरी 1848 को क्या होता है? थियर्स के नेतृत्व में एक जनता के बीच से एक नेता उभरते हैं, थियर्स, ठीक है। इसी के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया जाता है। जो भूखमरी है, बेरोजगारी है, तो थियर्स के द्वारा क्या दिया जाता है? एक विशाल भोज का आयोजन किया जाता है। कहाँ? पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया जाता है, ताकि कम से कम भोजन तो मिले जनता को, ठीक है। विशाल भोज का आयोजन किया गया और जगह जगह जो है अवरोध उत्पन्न किए गए। किसके लिए? लुई फिलिप के लिए। यानी कि लुई फिलिप जो है वो गद्दी छोड़ दे, उसके लिए जगह जगह अवरोध उत्पन्न किया गया कि लुई फिलिप अपना कार्य न कर पाए, सही से कहीं नहीं जा सके। और मजबूरन क्या हुआ? 24 फरवरी को, किसको? लुई फिलिप, ठीक है। 24 फरवरी को लुई फिलिप जो है ये भी गद्दी छोड़ करके कहाँ चला जाता है? ये भी इंग्लैंड भाग जाता है। तो इस तरह देखते हैं कि जो लुई फिलिप उदारवादी विचारधारा का था, लेकिन गीजो को 1840 ईस्वी में क्या बना देता है? प्रधानमंत्री बना देता है। जो एक प्रतिक्रियावादी विचारधारा का था, उसके पास ना कोई सामाजिक, वैधानिक, आर्थिक कोई सुधारात्मक कार्य नहीं थे, ना कुछ उसके पास विदेश नीति थी। वो अपने पास पूंजीपति वर्ग के लोगों को ही रखता था, जिससे जो सामान्य जनता थी वो क्या हो गई? बेरोजगार हो गई, भूखमरी की समस्या झेलने लगी। ये सब किसके कारण हुआ? सब गीजो के कारण हुआ। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि थियर्स के द्वारा 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया जाता है और जगह जगह अवरोध लगाए जाते हैं, जिसके कारण 24 फरवरी को जो लुई फिलिप है वो गद्दी छोड़ करके कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड भाग जाता है। उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, जो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली शामिल बताते हैं, तो वही नेशनल असेंबली जो है वो गणतंत्र की घोषणा करता है। कौन करता है? नेशनल असेंबली, ठीक है। नेशनल असेंबली जो है क्या करता है? गणतंत्र की घोषणा करता है। और 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष से ऊपर के जितने भी वयस्क पुरुष हैं उनको कौन सा अधिकार दिया जाता है?
मताधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। और काम के अधिकार की भी गारंटी दी जाती है, काम के अधिकार, ठीक है, यानी कि सबको काम मिलेगा, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। और जो गणतंत्रवादी जो विचारधारा के लोग थे, इनका जो नेता था उसका नाम था ठीक है, गणतंत्रवादियों का नेता बना लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता बना लुई ब्ला। सुधारवादियों का जो नेता बना वो बना लुई ब्ला। गणतंत्रवादियों का नेता बना लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता बना लुई ब्ला। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि तुरंत फिर दोनों में मतभेद हो जाता है और नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बनता है। कौन बनता है? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। और फिर हम लोग आगे देखेंगे, यहीं से इटली का एकीकरण की शुरुआत होती है। तो अगला हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इटली का एकीकरण। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जा रहा है, पूरा डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा टफ है। भारत का यही, भारत में राष्ट्रवाद रहता तो थोड़ा जल्दी समझ में आता। यूरोप में राष्ट्रवाद है, थोड़ा बहुत कठिन है, इसलिए इसको पार्ट वाइज करके वीडियो हम बना रहे हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, थोड़ा सा हम लोग नेपोलियन के बारे में देखे, फिर उसके बाद से हम लोग मेटरनिख युग के बारे में देखे, फिर उसके बाद 1830 ईस्वी की क्रांति और फिर उसका प्रभाव, और फिर हम लोग 1848 ईस्वी का क्रांति देखे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और भी बहुत सारे एकीकरण हैं, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो अच्छे से पूरा देखिए अंत तक, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।